गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एक टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी करके, जो हमारा उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होना है तो उसका सिलेबस अगर बात करें तो उसमें टॉपिक दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या इंटरमीडिएट की बात करें जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, और इसके अलावा क्लास 10th में एसएसटी में भी जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन दिया है उसमें भी ये टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये वीडियो कहाँ मतलब किस किस के लिए महत्वपूर्ण रहेगी ये हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, किस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने हम जा रहे हैं, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था की बात करें जैसे कि आपको पता होगा, अर्थ का मतलब धन से है। जैसे कि संकुचित अर्थ में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ऐसा कहा है। देखिए, अर्थ का मतलब है धन से और शास्त्र का मतलब है विज्ञान से। तो धन का विज्ञान इसको किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है इसको धन का विज्ञान? एडम स्मिथ ने कहा है। तो एक डेफिनेशन तो ये बन सकती है, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, जो है धन का विज्ञान माना है। धन का विज्ञान किसको? इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा है इन्होंने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। धन का विज्ञान हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो इसके अलावा बात करें तो एडम स्मिथ जो हैं अर्थशास्त्र के जनक हैं। किसके जनक हैं? अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक करके, तब भी एडम स्मिथ ही हैं, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की अगर बात की जाएगी तो भी एडम स्मिथ ही हमारा जो है ये रहेगा, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एडम स्मिथ की बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशंस करके इनकी बुक का नाम था, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। जो कि 1776 के आसपास आई हुई थी, ठीक। इसमें भी मैं देख रहा था कहीं पे, ये देखिए 1776 जो है एडम स्मिथ की बुक का नाम है क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये शॉर्ट में है वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर पूरे बुक की बात करें इसका फुल टाइटल जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर करके था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस करके। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पूरा, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तब तो अच्छी बात है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर into the nature and cause of wealth of nations, cause of wealth of nations, ये पूरा बुक का नाम है। एन इंक्वायरी का मतलब है पूछताछ, ठीक है। किसकी? नेचर एंड कॉज। नेचर का मतलब है प्रकृति या स्वभाव, और कारण किसका? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो राष्ट्रों की संपत्ति है। वेल्थ का मतलब है संपत्ति से, नेशंस का मतलब है राष्ट्र। जो जितने भी राष्ट्र हैं उनकी संपत्ति, जो उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके कारण और उसके स्वभाव की क्या करना? पूछताछ है, जानकारी। इंक्वायरी से मतलब है जानकारी से। तो मतलब कैसे उनकी ये संपत्ति इतनी है, कहने का मतलब है उसके संबंध में। तो ये बुक इनकी है, किसकी? एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इंक्वायरी किसकी होगी? नेचर और कॉज की। जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उनके नेचर और कॉज की जो है यहाँ पे इंक्वायरी की जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बुक कब आई थी? 1776 में आ रखी है। 1776 से रिलेटेड अगर अमेरिका की बात की जाती है तो अमेरिका जो है एक यानी कि अलग से राष्ट्र कब बना, तो आप सर्च करेंगे तो 1776 ही मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। 1776 में, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक। तो ये तो बात की हमने अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और पॉइंट है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के जनक के बारे में तो हमने जाना, लेकिन राजनीति में अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए, किसकी की जाए? राजनीति में
जब पॉलिटिक्स की अगर बात आए तो उसमें जो है अर्थशास्त्र के जनक की बात आए तो वो कौन है, राजनीति में अर्थशास्त्र के जनक ये हैं हमारे कौटिल्य। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजनीति में अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य, इनको ही बोला जाता है चाणक्य, इन्हीं को बोला जाता है विष्णुगुप्त। ठीक है, ठीक है, ये पूरे आपको नाम लिख लेने हैं। विष्णु है, विष्णु नहीं होता है, विष्णु होता है। ठीक, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जो है इन्हीं का नाम है। ठीक, राजनीति में अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाएगा तो कौटिल्य। ठीक, ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए, धन की व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, अर्थ का, तो कैसे होगा, किसी भी देश की बोल रहा है समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है। अगर किसी भी देश की बात करें तो जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी ऐसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, कहने का मतलब है। जिसमें क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, वितरण हो सकता है और उपभोग हो सकता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है किसी भी देश की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं और इसमें आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं हैं या जो अर्थव्यवस्था बोला जा रहा है किसी भी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है, और आर्थिक क्रियाओं में बात करें तो उत्पादन, वितरण और उपभोग के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं किस पे काम करेंगी, कहने का मतलब है उत्पादन, वितरण और उपभोग। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपका उत्पादन है, ठीक है, दूसरा वितरण है और तीसरा उपभोग। तीन चीज़ें मेन हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग। तो अर्थव्यवस्था के उसमें भी हमने डिस्कस किया था, हमने ऊबी ऊबी ऐसे करके बताया था। ठीक है, इसमें राजस्व की भी बात की थी हमने जब इंटरमीडिएट की बात करें। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक, तो इनके सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरा, इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है, प्रकृति कैसी है। अर्थव्यवस्था अपने स्वरूप में कई प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है बोल रहा है। जब इसके स्वरूप की बात की जाए, जिनमें प्रमुख है अल्प विकसित, विकसित, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित। यह कई प्रकार की हो सकती है। अल्प विकसित भी हो सकती है, विकसित भी हो सकती है, पूंजीवादी भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है, मिश्रित भी। अब मिश्रित की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, भारत में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित। ठीक है, अभी हमें नीचे जैसे जैसे पॉइंट है उनमें देखने को भी मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, उत्पादन, वितरण और उपभोग के तत्वों पर बाजार का नियंत्रण होता है। तो जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, उत्पादन, वितरण और उपभोग के तत्वों पर जो है बाजार का नियंत्रण होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन, वितरण और उपभोग के तत्वों पर बाजार का नियंत्रण होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारे पास है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस से माना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम 1776 में माना जाता है और ईस्वी में प्रकाशित, यानी कि 1776 में नहीं, 1776 में प्रकाशित यानी कि पब्लिश एडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस से माना जाता है। ठीक है, तो पूछा यह जा सकता है एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस किस पे आधारित है, और इसके पब्लिकेशन की डेट भी पूछी जा सकती है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन के साधन हैं उन पे सामूहिक नियंत्रण होगा, क्योंकि देखिए समाजवादी आ रहा यहाँ पे वर्ड, तो समाज किससे है, यानी कि एक व्यक्ति से तो समाज बनेगा नहीं, समाज यानी कि ग्रुप से है, और ग्रुप का मतलब समूह से है, सामूहिक नियंत्रण होता है। राज्य और केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य या जो केंद्रीकृत नियोजित जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो इसको अगर बात करें स्टेट की बात करें या सेंट्रल की बात करें, तो उस पर जो प्लान्ड जो इकोनॉमी होगी में जो है उत्पादन के साधन, जो प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स हैं, कहने का मतलब है उन पे किसका वो नियंत्रण होता है, साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप सार्वजनिक तथा निजी होता है।
ठीक। अगला पॉइंट है, इस अर्थव्यवस्था को भारत मलेशिया जैसे देशों में अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर बात करें, जिसमें राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, तो इस टाइप की अर्थव्यवस्था कहाँ किन देशों में देखने को मिलती है? भारत और मलेशिया जैसे देशों ने इसको अपनाया है, यानी कि इन देशों में देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, किसी ने पूछ लिया, तो आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का इसमें सम्मिश्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का भी होता है और निजी क्षेत्र का भी होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें, जो मेन हमारे पास है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, ठीक है, स्कोप क्या है इसका अगर बात करें, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र। 3 श्रेणी में इसको बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप देखिए, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमें नेचर से हमें मिलती हैं, यानी कि प्रकृति से जो हमें मिलती हैं, कहने का मतलब है, एवं यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहती हैं। किस पर निर्भर रहती हैं? पर्यावरण पर। प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है, कहने का मतलब वो इसमें आते हैं, ठीक है, प्रकृति से जो हम मूव करते हैं सीधे सीधे। तो इसमें कृषि होगी, इस क्षेत्र में शामिल गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ क्या क्या हो जाएंगी? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्पादन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियाँ या कृषि जो है किस प्रकार के उसमें आती है, अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मत्स्य पालन किसका विषय है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन एवं उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ क्या क्या हैं? देखिए, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमें जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल के रूप में जो हमें प्राप्त हो रही हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगी। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता हो। अब जैसे कृषि से हमें जो भी हमने खेती बाड़ी की, उससे जो हमें अनाज यानी कि जो भी प्राप्त हो रहा है, उसको कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें एक्टिविटीज़ क्या गए हैं? लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये दिया है, ठीक है। तो ये औद्योगिक से मतलब है, इसका संबंध किससे हो गया? उद्योगों से, ठीक है। और पहले वाले की बात करें तो ये कृषि से संबंधित है। कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये उद्योगों से संबंधित है, उद्योग क्षेत्रक भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या होता है? सेवाओं से संबंधित है। तीसरा किससे संबंधित है? जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हम देते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगी। तृतीय क्षेत्र में, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। तो सेवा क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो तृतीय क्षेत्र है उसको जो है सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, देखिए बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल इत्यादि इसमें शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें इसमें, चिकित्सा और शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल आदि ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यानी कि शिक्षा क्या किस क्षेत्र का विषय है? तृतीय क्षेत्र का विषय है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तृतीय क्षेत्र की बात हमने कर ली। इसके बाद थोड़ा सा अगर बात कर लें, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी हमें दिए हुए हैं, जिसमें देखिए पहले नंबर का पॉइंट क्या है यहाँ पे? अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होने पर इसे कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो है हमारी अगर अर्थव्यवस्था में सकल उत्पादन यानी कि जो कुल उत्पादन है, टोटल ग्रॉस जो प्रोडक्शन है, ग्रॉस प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल
की बात चल रही है, तो उसमें 50% से भी ज़्यादा है इसका योगदान, तो इसलिए इसको कृषक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। ठीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है कहने का मतलब। जिस अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होता है तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमने बोला था कि इसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में हमारी यहाँ पे बात चल रही थी। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो हमने कहा कि 50% से अधिक जो है इसमें होता है, तो ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, तो 50% का यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहने का मतलब सबका योगदान है, लेकिन यहाँ पहले वाले का ज़्यादा योगदान होने के कारण इसको जो है 50% से अधिक कृषक, और यहाँ पे भी वैसे अगर बात करें 50 और 50 तो 100% हो गया। तो कहने का मतलब है ऐसे तो ये तीसरे वाले में भी इसका भी योगदान है, तो जो पहले वाली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब इसका 50% से ज़्यादा योगदान है। द्वितीय उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भी अपना 50% से अधिक योगदान है, जैसा कि इस पॉइंट से मिल रहा है देखने को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र तथा सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है। अभी हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात चली, ये पहले अर्थव्यवस्था की बात थी। ठीक है, जहाँ पे 50% से अधिक होगा वो कृषक के रूप में जाना जाता है। ये दो पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था के बेस पे नहीं थे, ये था अर्थव्यवस्था के बेस पे। ठीक है, जहाँ पे 50% से अधिक होगा तो उसको कृषक अर्थव्यवस्था, जहाँ पे 50% से अधिक होगा तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है, यानी कि कृषि क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। मिश्रित तो है आपको पता है, और विकासशील यानी कि प्रोग्रेसिव है। ठीक है, ठीक, डेवलपिंग कंट्री इसीलिए बोला जाता है इसको, विकासशील है, विकास के मार्ग पे अग्रसर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस पॉइंट को नोट डाउन करना है। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है, जैसा कि हमें इस पॉइंट से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं, जिनमें मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण, ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी कौशल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इत्यादि सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये जो है ये चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने तो 3 क्षेत्रों की बात की, मेन जो है 3 ही है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित कौन सी हैं, तो ज्ञान क्षेत्र से संबंधित, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पे थे। और इसमें हमें जानने को भी मिला कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के 50% से अगर ज़्यादा योगदान रहता है तो उसको कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे, अगर औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा तो उसको 50% से अधिक तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित और विकासशील है, जैसा कि हमने तीसरे पॉइंट में यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।